Khosh Ahmadid, a very warm welcome on behalf of Khwarizmi Science Society. Welcome to our third lecture, Recursion and Solving Recurrence Relations. आज के लेक्चर के पहले पॉइंट में हम अपना तारुफ रिकर्जन से करवाएंगे और दूसरे पॉइंट में रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और तीसरे पॉइंट में एक रिकर्सिव एल्गोरिदम का रिकरेंस रिलेशन निकालना सीखेंगे। रिकर्जन एक ऐसा मेथड है जो एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को उसी प्रॉब्लम के स्मॉलर इंस्टेंसेस में एक्सप्रेस करता है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो रिकर्जन एक ऐसा मेथड है जिससे हम एक फंक्शन को उसके अपने ही डेफिनेशन से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग की ज़बान में बयान किया जाए तो रिकर्जन एक ऐसा मेथड कॉल है जो अपने ही मेथड को खुद कॉल करता है। रिकर्सिव एल्गोरिदम्स को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये सिंपल, एलिगेंट, समझने में आसान, प्रूव करने में आसान और इम्प्लीमेंट करने में आसान होते हैं। रिकर्जन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करके डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्जन का क्लासिकल एग्जाम्पल फिबोनाची सीक्वेंस का दिया जाता है। फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसा नंबर्स का सीक्वेंस है जहां हर नंबर पिछले दो नंबर्स का जमा है और अक्सर औकात पहले दो नंबर्स 0 और 1 को लिया जाता है। फिबोनाची सीक्वेंस को एक रिकरेंस रिलेशन के तौर पे भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, तो रिकरेंस रिलेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो एक सीक्वेंस में अगली टर्म को पिछली टर्म या टर्म्स के फंक्शन में एक्सप्रेस करता है। फिबोनाची सीक्वेंस का रिकरेंस रिलेशन fn इज इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2 इससे मालूम होता है कि अगली टर्म पिछले दो टर्म्स की जमा है और पहले दो टर्म्स 0 और 1 रिस्पेक्टिवली हैं। अब हम लेक्चर के सेकंड पॉइंट पे आएंगे। हम रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। हम n ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन से डील करेंगे जहां रिकरेंस रिलेशन an के फॉर्म में है, जहां c1 से लेकर cn तक कांस्टेंट्स हैं। आसानी के खातिर हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशंस तक ही डील करेंगे। रिकरेंस रिलेशंस दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस और इनहोमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस। पहले हम होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस ऐसे रिकरेंस रिलेशंस होते हैं जहां fn इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना चाहें, जिस तरह के ये रिकरेंस रिलेशन है, तो इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन से डील कर रहे हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के 3 केसेस होते हैं। पहला केस है अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स s1 और s2 हैं, तो इस केस के अंदर रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन an के फॉर्म में है, where an is equal to alpha multiplied by s1 raised to the power n plus beta s2 raised to the power n। सेकेंड केस है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सिर्फ एक रियल रूट s है, तो फिर रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन an के फॉर्म में है, where an is equal to alpha multiplied by s raised to the power n plus beta multiplied by n multiplied by s raised to the power n। और थर्ड केस है अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स s1 और s2 हैं, तो रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन an के फॉर्म में है। हर केस के अंदर हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमें इनिशियल कंडीशंस पता हों। अब हम होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने का पहला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमें रिकरेंस रिलेशन an इज इक्वल टू 5an-1 -6an-2 दिया गया हो
और हमारे पास इनिशियल कंडीशंस a0 इज इक्वल टू 1 और a1 इज इक्वल टू 5 हो, तो पहला स्टेप है कि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप है कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, जो कि हमने पहले फैक्टराइज करेंगे s माइनस 2 और s माइनस 3, और रूट्स हमारे पास आ जाते हैं s इज इक्वल टू 2 और s इज इक्वल टू 3। अब थर्ड स्टेप है कि हम रूट्स के नेचर को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो जैसे हमने पहले कहा, रिकरेंस रिलेशन का जनरल फॉर्म a n इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर n प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर n। अब अल्फा और बीटा हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर हम a0 इज इक्वल टू 1 और a1 इज इक्वल टू 5 की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएंगी जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास अल्फा की वैल्यू 3 आई है और बीटा की वैल्यू -2 आई है। तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके हमने रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन फाइंड कर लिया है, जो कि an इज इक्वल टू 3 raised to the power n plus 1 minus 2 raised to the power n plus 1। अब हम होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने का दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है an इज इक्वल टू 6an माइनस 1 माइनस 9 an माइनस 2 और इनिशियल कंडीशंस हैं हमारे पास a0 इज इक्वल टू 4 और a1 इज इक्वल टू 6। तो पहला स्टेप है कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो कि s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। सेकेंड स्टेप है कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टराइज करके हमारे पास है s माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका एक ही रूट है s इज इक्वल टू 3। अब थर्ड स्टेप है कि हम इसके नेचर ऑफ रूट्स को एनालाइज करेंगे। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सिर्फ वन रियल रूट है, तो इसका जनरल सोल्यूशन an इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर n प्लस बीटा इंटू n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर n। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अल्फा और बीटा फिर से आ गए और इन कॉन्स्टेंट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोर्थ स्टेप होगा कि हम a0 इज इक्वल टू 4 की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। उसके बाद हम a1 की वैल्यू जो कि 6 है वो पुट कर देंगे, उससे हमारे पास अल्फा और बीटा में एक्सप्रेशन आ जाती है। क्योंकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू पहले आ चुकी है, तो अल्फा को पुट करके हम बीटा फाइंड कर लेंगे, जो कि -2 आया है। तो हम अल्फा और बीटा दोनों जानने के बाद हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया है an इज इक्वल टू 4 इंटू 3 रेज पावर n माइनस 2 रेज पावर n प्लस 1। अब हम होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने का तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है an इज इक्वल टू 2an माइनस 1 माइनस 2an माइनस 2 और इनिशियल कंडीशंस हैं a0 इज इक्वल टू 1 और a1 इज इक्वल टू 3। तो पहला स्टेप होगा कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप होगा कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है, तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं s इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और s इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब ये रूट्स जो हैं कार्टेशियन फॉर्म में हैं, तो इनको कार्टेशियन फॉर्म से हम पहले अब पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आती है और थीटा की वैल्यू π/4 आती है रेडियंस में। अब हम थर्ड स्टेप होगा कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से रिकरेंस रिलेशन का फॉर्म डिटर्मिन करेंगे। क्योंकि इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो इस केस के अंदर हम रिकरेंस रिलेशन को an इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स ओपन अल्फा कॉस π/4 n प्लस बीटा साइन π/4 n ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये इसका रिकरेंस रिलेशन का जनरल फॉर्म होगा जहाँ अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं। अब अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करने चाह रहे हैं, तो इसके अंदर हम इनिशियल कंडीशंस की वैल्यू पुट कर देंगे। इनिशियल कंडीशंस की पहला वैल्यू पुट करके a0 इज इक्वल टू 1 हमारे पास अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है, जो कि 1 है। उसके बाद अगर हम
a1 की वैल्यू पुट करें तो उससे हमें अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स के अंदर एक इक्वेशन मिल जाती है। क्योंकि हमने अल्फ़ा ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उससे हमारे पास वैल्यू 2 आती है बीटा की। अब क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं तो अब हम कह सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर n इंटू ब्रैकेट्स ओपन कॉस पाई बाई 4n प्लस 2 साइन पाई बाई 4n। तो ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन है। अब हम नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस ऐसे रिकरेंस रिलेशंस हैं जहां fn अनइक्वल हो जीरो के। हर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के साथ एक एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन जरूर होता है। मिसाल के तौर पर जो स्टेप नंबर 1 में नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का एग्जाम्पल दिया गया है उसका एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है C1 an-1 प्लस C2 an-2 प्लस so goes on until C कैपिटल N an माइनस कैपिटल N। यानी कि एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन जो होता है वो ही रिकरेंस रिलेशन होता है जो नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन हो, सिवाय इसके अंदर fn निकाल दिया जाता है। अब हम दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर करेंगे जिनसे हम बहुत आसानी से नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस सॉल्व कर सकेंगे। पहला थ्योरम कहता है इफ APN is a particular solution of the non-homogeneous recurrence relation AN, then every solution of AN is of the form AN is equal to AHN plus APN, where AHN is the associated homogeneous recurrence relation. ये थ्योरम सिंपली ये कहती है कि एक नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन उसके एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन और उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन का सम है। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है और उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ये अब हम अगली स्लाइड में जानेंगे। अगर हम किसी नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें उसके fn को एनालाइज करना होगा। अगर उसका fn एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन और किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उस केस के अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेक्निक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ये स्टैंडर्ड टेक्निक हमारे पास थ्योरम 2 की सूरत में है। थ्योरम 2 कहती है अगर हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है तो उसका हर सॉल्यूशन an इज इक्वल टू AHN प्लस APN के फॉर्म में है, जहां fn इज इक्वल टू t रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। t के वैल्यू पर डिपेंड करते हुए पर्टिकुलर सॉल्यूशन के दो डिफरेंट केसेस होंगे। पहले केस में अगर t कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट नहीं है तो पर्टिकुलर फॉर्म APN के फॉर्म में होगा, वेयर APN इज इक्वल टू t रेज़ टू द पावर n multiplied by summation of pi n raised to the power I, where the index of summation is I and the lower bound of summation is I is equal to 0 and the upper bound of summation is n. दूसरा केस है अगर t कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है और उसकी मल्टीप्लिसिटी m है, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन APN के फॉर्म में होगा, जहां APN is equal to t raised to the power n raised to the power m multiplied by sigma pi n raised to the power I, where the index of summation is I, the lower bound of summation is I is equal to 0 and the upper bound of summation is capital N. ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अगर fn सिर्फ एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो t is equal to 1, क्योंकि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा 1 raised to the power n से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम fn के डिफरेंट केसेस के अंदर एक नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के एग्जांपल्स दिखाएंगे आपको। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन है an इज इक्वल टू 5an-1 माइनस 6an-2 प्लस fn, तो पहला स्टेप होगा कि हम इसके एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कि s² माइनस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको फैक्टराइज करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे।
तो रूट्स इसके 2 और 3 आते हैं। पहला केस होगा अगर एफ एन कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस तरह 3n² है। इस केस के अंदर पर्टिकुलर सोल्यूशन ए पी एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। सेकेंड केस है एफ एन इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2n² प्लस n प्लस 2। इस केस के अंदर हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन ए पी एन इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय an² प्लस bn प्लस c। ये ज़हन में रखिएगा कि 5 जो है वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट नहीं है। थर्ड केस है अगर एफ एन इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर n, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एफ एन और उसका बेस जो है वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट नहीं है। तो इस केस के अंदर सिंपली हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन ए पी एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर n, जहाँ a कांस्टेंट है। फोर्थ केस है एफ एन इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n। इस केस के अंदर एफ एन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसका बेस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है, इसलिए ए पी एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर n। और फिफ्थ केस है एफ एन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2। एफ एन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और एक पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रोडक्ट है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका बेस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है, इसलिए हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन ए पी एन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय ए एन प्लस बी, क्योंकि ए एन प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ए बी और सी सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं और इनको आराम से डिटरमिन किया जा सकता है अगर हम रिकरेंस रिलेशन के जनरल फॉर्म के अंदर उसके इनिशियल वैल्यूज पुट कर दें और हर इनिशियल वैल्यू के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आती हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। अब हम नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने का पहला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है ए एन इज इक्वल टू 4an माइनस 1 माइनस 4an माइनस 2 प्लस 2n प्लस 1, और इनिशियल कंडीशंस हैं a0 इज इक्वल टू 0 और a1 इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप होगा कि हम इसका एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन निकालें, वो है an इज इक्वल टू 4an माइनस 1 माइनस 4an माइनस 2। सेकेंड स्टेप है कि हम इस एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करें और इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करें। s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और इसको तब फैक्टराइज करेंगे तो s माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इसका एक रूट निकलता है s इज इक्वल टू 2। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सिर्फ एक रियल रूट है तो एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन AHN इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर n प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में होगा। थ्योरम 2 के मदद से हम कह सकते हैं कि नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन उसके एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन और उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सम है। तो अब हम कहेंगे कि an इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर n प्लस बीटा n 2 रेज़ टू द पावर n प्लस गैमा n प्लस डेल्टा। अब हमारे पास 4 कांस्टेंट्स हैं अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा, जिनकी हमने वैल्यूज डिटरमिन करनी है। हमारे पास 2 इनिशियल कंडीशंस भी हैं a0 इज इक्वल टू 0 और a1 इज इक्वल टू 1। तो इन इनिशियल कंडीशंस को हम जनरल रिकरेंस रिलेशन के सोल्यूशन में डालेंगे और हम 2 इक्वेशंस हासिल करेंगे जो 4 वेरिएबल्स में हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमें 2 और इक्वेशन चाहिए होंगे ताकि हम 4 वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हम a2 डिटरमिन करेंगे और a3 डिटरमिन करेंगे, वो भी अपने इनिशियल दिए गए रिकरेंस रिलेशन से हम कैलकुलेट करेंगे और उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जनरल इक्वेशन के अंदर, और उनके अंदर हमारे पास मज़ीद 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके अब हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गए हैं जिनके अंदर 4 अननोन्स हैं। इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उनसे फिर हम अपना रिकरेंस रिलेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करेंगे, जो कि है an इज इक्वल टू 9 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई n।
आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर 0 की वैल्यू पुट करें तो ए 0 की वैल्यू आनी चाहिए, और उसके अंदर 1 की वैल्यू पुट करें तो 1 की वैल्यू आनी चाहिए। अब हम नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने का दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन का मैंने जिक्र किया हुआ है। अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है ए एन इज इक्वल टू 3an माइनस 1 माइनस 2an माइनस 2 प्लस 2n प्लस 1 और इनिशियल कंडीशंस a0 इज इक्वल टू 0 और a1 इज इक्वल टू 1। पहले हम इसका एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे जो कि an इज इक्वल टू 3an माइनस 1 माइनस 2an माइनस 2 है। फिर हम इसके एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कि s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसको फैक्टराइज करेंगे s माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई s माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और फिर इसके रूट्स हमारे पास आगे हैं s इज इक्वल टू 2 और s इज इक्वल टू 3। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को एनालाइज करेंगे। क्योंकि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो हम एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन को ahn इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 रेज़ टू पावर n प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n कह सकते हैं। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n। हमने एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन पिछले स्टेप्स में फाइंड कर लिया हुआ है और अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने चाह रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें fn की नेचर को देखना पड़ेगा। fn हमारे पास है 2n प्लस 1 और ये तो सिर्फ एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। थ्योरम 2 के अंदर हमने जिक्र किया था कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसमें हमने अज्यूम करना है कि t इज इक्वल टू 1 क्योंकि 1 रेज़ टू पावर n हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसलिए क्योंकि हमारे पास t इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आ गई है, अब हम कह सकते हैं कि t जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है क्योंकि s माइनस 1, और क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है अब हम कह सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन APn इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय गामा n प्लस डेल्टा n के फॉर्म में होगा। क्योंकि थ्योरम 2 कहती है कि एसोसिएटेड होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सम रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन है, तो हम थ्योरम 2 को अप्लाई करके कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n प्लस n मल्टीप्लाइड बाय गामा n प्लस डेल्टा हमारे पास रिकरेंस रिलेशन का जनरल सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमारे पास 4 कांस्टेंट्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हमारे पास 4 कांस्टेंट्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हैं जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस भी हैं a0 इज इक्वल टू 0 और a1 इज इक्वल टू 1। तो इन इनिशियल कंडीशंस को हम अपने कैलकुलेटेड जनरल सॉल्यूशन में पुट करके दो इक्वेशंस हासिल कर लेंगे। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं लेकिन हमें दो और इक्वेशंस और भी चाहिए होंगी। हमें जो रिकरेंस रिलेशन दिया गया है हम उससे a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको अपने सॉल्यूशन में पुट करेंगे जिनसे हमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के टर्म्स के अंदर दो इक्वेशंस और मिल जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए हैं हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यूज फाइंड करके हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास आता है अल्फा इज इक्वल टू -8, बीटा इज इक्वल टू 8, गामा इज इक्वल टू -1 और डेल्टा इज इक्वल टू -6। और फिर सॉल्यूशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं an इज इक्वल टू -8 प्लस 2n प्लस 3 माइनस n स्क्वेयर माइनस 6n के फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिकर्सिव एल्गोरिदम्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ फाइंड करते हुए अक्सर औकात हमारे इस तरह के रिकरेंस रिलेशन के साथ वास्ता होगा जिनको हम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। उस तरह के रिकरेंस रिलेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है fn इज इक्वल टू 4fn डिवाइडेड बाई 2 प्लस n स्क्वेयर n इज़ ग्रेटर देन 1 और इनिशियल कंडीशंस हैं f1 इज इक्वल टू 1। इस केस के अंदर हम चेंज ऑफ वेरिएबल और चेंज ऑफ फंक्शन के ज़रिए इस रिकरेंस रिलेशन को कन्वेंशनल फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे। हम पहले कहेंगे कि n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k और एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे g k इज इक्वल टू f ऑफ 2 रेज़ टू पावर k।
अब हम अपने इनिशियल रिकरेंस रिलेशन में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम कहेंगे कि f ऑफ 2 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू 4f ऑफ 2 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2k। अब हम देख सकते हैं कि क्योंकि f ऑफ 2 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू g ऑफ k, तो हम डायरेक्टली g ऑफ k सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। g ऑफ k इज इक्वल टू 4g ऑफ k माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2k। और क्योंकि हमारे पास g और f का रिलेशन है, तो हम इनिशियल कंडीशन को f से g के टर्म्स में कंप्यूट कर सकते हैं। तो f0 इज इक्वल टू g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हम कह सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये रिकरेंस रिलेशन बिल्कुल हमारे कन्वेंशनल फॉर्म्स के रिकरेंस रिलेशन हैं, जिनको हम नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। उनको इसी मेथड के ज़रिए सॉल्व करके जी के में एक्सप्रेस करेंगे और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे n से, और उस हिसाब से हम अपने आंसर को सिंप्लीफाई करके f के फंक्शन के तौर पर हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्ट एक्सपोनेंशिएशन रिकर्सिव एल्गोरिदम्स का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये एक फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स a और n लेता है, जहां a बेस है और n पावर है, और रिटर्न करता है a रेज़ टू द पावर n की वैल्यू। ये उसका सूडो कोड है आपके सामने। और अब हम इस एल्गोरिदम का रिकरेंस रिलेशन फाइंड करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस और बेस्ट केस फाइंड करेंगे। हम इस रिकर्सिव एल्गोरिदम के इस स्टेटमेंट को देखते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1 एंड if। अब ये मालूम होता है कि ये इस स्टेटमेंट कांस्टेंट टाइम में रन होता है और ये एक दफ़ा ही रन होगा, तो ये टाइम्स एग्जीक्यूटेड 1 होगा और इसका कॉस्ट C1 कह देते हैं। अब हम इसके else if स्टेटमेंट को एग्जामिन करेंगे। else if n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1, r is equal to smart exponentiate a n minus 1 divided by 2 return a multiplied by r and else if। अब हम देख सकते हैं कि else if स्टेटमेंट के अंदर एक रिकर्सिव कॉल है और उसके अलावा तमाम स्टेटमेंट्स का एक कांस्टेंट टाइम है और एक कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूशन है। तो नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेटमेंट्स वुड बी एग्जीक्यूटेड इज 1 and the execution time per statement executed is C2। और likewise जो recursive statement है वो Tn-1 divided by 2 times execute होगा और the time per execution is C3। अब हम else statement को एग्जामिन करेंगे। else r is equal to smart exponentiate a, n divided by 2 रिटर्न r मल्टीप्लाइड बाई r एंड else। हम देख सकते हैं कि रिकर्सिव कॉल के अलावा तमाम स्टेटमेंट्स का एक सर्टेन एग्जीक्यूशन टाइम है और वो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी। तो नंबर ऑफ टाइम्स वो एग्जीक्यूट होंगे उसको 1 कह देते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम को C4 कह देते हैं। लाइकवाइज रिकर्सिव कॉल Tn डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और इसका एग्जीक्यूशन टाइम C5 होगा। अब हम स्मार्ट एक्सपोनेंशिएशन का टोटल रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे। पहले हम वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हमारे सूडो कोड में एक एल्स इफ स्टेटमेंट है और एक एल्स स्टेटमेंट है, तो n की पैरिटी पे डिपेंड करते हुए वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के दो डिफरेंट केसेस होंगे। अगर n ऑड हुआ तो वर्स्ट केस रन टाइम होगा Tn इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाई Tn-1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर n इवन हुआ तो वर्स्ट केस रन टाइम सिनेरियो होगा Tn इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C5 मल्टीप्लाइड बाई Tn डिवाइडेड बाई 2। गौर कीजिएगा कि C2 दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन है क्योंकि else if का टेस्ट दोनों में एग्जीक्यूट होगा। अब हम स्मार्ट एक्सपोनेंशिएशन का बेस्ट केस सिनेरियो एनालाइज करेंगे। बेस्ट केस सिनेरियो तब होगा जब n 0 की इक्वल हो और कोई रिकर्सिव कॉल ना हो। तो इस केस के अंदर सिर्फ इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एल्स स्टेटमेंट का टेस्ट एग्जीक्यूट होगा जो फेल प्रूव हो जाएगा।
तो C1 का C2 होगा, यानी कांस्टेंट यूनिट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। प्रैक्टिस के तौर पर आप स्मार्ट एक्सपोनेंशिएशन का वर्स्ट केस टोटल रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिकरेंस रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यकीनन ये लेक्चर बहुत लंबा और मैथमेटिकल था, लेकिन हमारा अगला लेक्चर डेटा स्ट्रक्चर्स पे होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो। ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज़।